गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग सेक्शन 18 पढ़ रहे थे और सेक्शन 18 का जो एक पार्ट है वो हम लोगों ने कर लिया था लास्ट क्लास में। आज की क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का किस तरीके से अवेलमेंट होता है सेक्शन 18 में, जब एक ओल्ड रजिस्टर्ड पर्सन जो कि पहले कंपोजिशन लेवी के अंदर था और कंपोजिशन स्कीम के अंदर था और बाद में वो रेगुलर स्कीम के अंदर आ गया फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। यानी कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर वो पहले आउटपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता था, यानी कि आउटपुट टैक्स नहीं ले सकता था और इनपुट टैक्स क्रेडिट उसमें से एडजस्ट नहीं कर सकता था। लेकिन अब वो रेगुलर स्कीम के अंदर जीएसटी की स्विच हो चुका है, तो किस तरीके से अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट उस टाइम पीरियड का वो लेगा, या फिर एक ऐसा पर्सन जो कि पहले एग्जाम सप्लाई में आता था और बाद में टैक्सेबल सप्लाई में आ गया। तो देखिएगा मैं बोल के आ रहा हूं, मान लीजिए एक मिस्टर एक्स है। ये मिस्टर एक्स पहले कंपोजिशन स्कीम के अंदर थे या फिर ये एग्जाम सप्लाई देते थे। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इस टाइम पीरियड पे जब ये कंपोजिशन स्कीम में थे या एग्जाम सप्लाई देते थे तो ये टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। ये कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में आ गए हैं और एग्जाम सप्लाई से टैक्सेबल सप्लाई में आ गए हैं, यानी कि जिस चीज की ये सप्लाई करते हैं उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टैक्सेबल सप्लाई के दायरे में ला दिया है। तो अब कुछ टाइम पीरियड ऐसा रहा होगा, कुछ टाइम पीरियड इस तरीके का रहा होगा कि इन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट तो पे किया, टैक्स तो पे किया होगा, इनपुट टैक्स तो पे किया होगा। लेट्स से इस टाइम पीरियड से लेकर के इस टाइम पीरियड तक ये कंपोजिशन स्कीम में थे और उसके बाद में ये रेगुलर सप्लाई के अंदर आ गए। तो यहां से यहां तक जो इन्होंने चीजें परचेज की हैं उसके ऊपर उन्होंने टैक्स तो पे किया होगा, लेकिन टैक्स कलेक्ट नहीं किया होगा क्योंकि ये कंपोजिशन स्कीम के अंदर थे या फिर एग्जाम सप्लाई के अंदर थे। अब ये रेगुलर में आ चुके हैं, तो हमें पढ़ना क्या है कि पहले का जो उन्होंने अब ये रेगुलर स्कीम में आ गए हैं, तो ये क्या कर रहे हैं सर, टैक्स कलेक्ट भी कर रहे हैं। ये अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो इनका अधिकार बनता है कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट को ले सकें। तो हम उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं जिस टाइम पीरियड में यहां से यहां तक ये इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले नहीं ले रहे थे। ठीक, अच्छा जी, चलिए अब समझते हैं इसको। हमने ये तो समझ लिया कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। अगर कोई एक रजिस्टर्ड पर्सन है, जाहिर सी बात है कंपोजिशन स्कीम में होगा तो भी रजिस्टर्ड पर्सन ही होगा, लास्ट क्लास में हमने न्यू पढ़ा था। एक रजिस्टर्ड पर्सन है, वो स्विच कर रहा है कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में, या फिर एक रजिस्टर्ड पर्सन एग्जाम्ड सप्लाई से टैक्सेबल सप्लाई के अंदर आ रहा है, तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का अधिकार है। जितना भी उसके पास में स्टॉक पड़ा हुआ था उसके ऊपर, चाहे वो उसकी फिनिश्ड गुड्स हो, सेमी फिनिश्ड गुड्स हो या रॉ मटेरियल हो। और साथ ही उसका, अब ये चीजें इंपॉर्टेंट देखने वाली, कैपिटल गुड्स, जितनी भी उसके पास में कैपिटल गुड्स हैं उसके ऊपर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का उसका अधिकार है। अब सर यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, कैपिटल गुड्स रिड्यूस्ड बाय 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। इसका मतलब क्या है सर, रिड्यूस्ड बाय। रिड्यूस्ड बाय का मतलब क्या है, इस चीज को हमें समझना है। तो रिड्यूस्ड बाय का मतलब समझ लेते। देखिएगा, एक टाइम पीरियड रहा होगा, एक टाइम पीरियड रहा होगा जबकि ये पर्सन, ये देखिएगा यहां पे बना हुआ है डायग्राम आप लोगों के लिए पहले ही। ठीक, एक सेकेंड, हाँ जी,
ये देखिएगा कि ये पर्सन इनएलिजिबल था। अभी कुछ ऐसा ही मैंने बनाया था। इसने क्या किया सर, परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स किया। अब परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स किया था तो उसने जीएसटी भी पे किया होगा, लेकिन इस टाइम पीरियड के अंदर उसको कोई भी आईटीसी नहीं मिला था, क्योंकि वो कंपोजिशन स्कीम में था या फिर एग्जाम्प्ट सप्लाई के अंदर था। अब यहाँ पे उसने क्या कर लिया, अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया एज अ रेगुलर स्कीम में, या फिर वो टैक्सेबल सप्लाई में आ गया। तो इसके बाद ये आउटपुट टैक्स लेने के लिए भी क्या हो गया, ये आउटपुट टैक्स लेने के लिए भी एलिजिबल हो गया। अब ये रेगुलर टैक्सेबल सप्लाई के अंदर आ गया है। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं कि कैपिटल गुड्स के ऊपर है ना 60 मंथ्स का हमारे को इनपुट टैक्स क्रेडिट का टाइम पीरियड मिलता है। यानी कि आपने जो कैपिटल गुड्स परचेज की हैं उसके ऊपर जो टैक्स पे किया है, इस टैक्स को आप, एक टाइम लिमिट लगाई गई है, इस टैक्स को आप, इसका क्रेडिट जो है ये आप डेट ऑफ परचेज से 60 मंथ्स के अंदर अंदर ले सकते हैं, 60 मंथ्स के अंदर ले सकते हैं। ओके सर, नॉर्मली ये कहा जाता है एक नॉर्मल सप्लाई के लिए। लेकिन अब इन्होंने क्या किया था, कुछ टाइम पीरियड तो इन्होंने वेस्ट कर दिया था। ये वाला टाइम पीरियड तो इनका बेकार था, ठीक है ना। इस टाइम पीरियड के अंदर तो ये इनएलिजिबल थे। तो हम क्या बोलते हैं, सिंपल सी चीज है, देखो ये कैलकुलेशन कैसे बन करके आई है। 60 मंथ्स का मतलब होता है 20 क्वार्टर्स, ठीक है जी। और 20 क्वार्टर्स यानी कि 100% आईटीसी। अगर आज मैं कुछ गुड्स परचेज करता हूं तो उसको मैं 20 क्वार्टर के अंदर उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता हूं, यानी कि मैंने इसका 100% इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया। तो सोचने वाली बात है, एक क्वार्टर का मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हुआ, 5% हुआ ना। मतलब मान लीजिए मैंने 100 रुपए पे किए थे, किसी चीज के ऊपर मैंने टैक्स जो पे किया था वो 100 रुपए किया था, और वो मुझे डिवाइड करना है 20 क्वार्टर में। तो एक क्वार्टर का मेरा जो अमाउंट हुआ वो कितना हुआ, 5 रुपए। अब सोच करके देखो, जितने टाइम पीरियड में ये टाइम पीरियड जो मेरा बेकारी में गुजरा है, जिसके अंदर मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता था, इसके लिए हर एक क्वार्टर के लिए 5% मुझे लेस कर देना होगा। यानी कि मान लीजिए मैंने कभी यहाँ पे खरीदा था कुछ सामान, ठीक है, कैपिटल गुड्स मैंने कुछ खरीदी थी। देखिएगा यहां बनाता हूं मैं। मान लीजिए मैंने कैपिटल गुड्स खरीदी थी, मैंने कुछ कैपिटल गुड्स परचेज की थी और मैंने जीएसटी इसके ऊपर पे किया था ₹100, 100 रुपए, ठीक है। ओके, अब मान लीजिए मेरे 5 क्वार्टर जो है ना वो बेकारी में निकले, ठीक है। यानी कि मेरे पास में क्या हुआ कि आफ्टर, देखिए मैं बताता हूं, आफ्टर 13 मंथ्स, 13 महीनों के बाद, 13 महीनों के बाद जो है वो मैं क्या करता हूं, अब यहां मैंने 13 महीने लिखा है, जान के लिखा है 13 महीने। 13 महीने बाद मैं टैक्सेबल सप्लाई में आ गया, टैक्सेबल सप्लाई में आ गया। अब देखिए 13 महीने यानी कि 12 महीने में तो 4 क्वार्टर होते हैं, है ना, और एक 13वां महीना, और मैंने ना वहां पे पार्ट ऑफ द क्वार्टर भी लिखा था। ये देखो यहाँ पे पार्ट ऑफ द क्वार्टर भी लिखा हुआ है, यानी कि एक महीने के हिसाब से, एक महीने की वजह से ये एक नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर जो है आ गया। तो यहाँ पे कितने क्वार्टर हो गए, यहाँ पे 5 क्वार्टर हो गए, ठीक है ना। तो मैं कहता हूं 5%, 5% फॉर ईच क्वार्टर, 5% फॉर ईच क्वार्टर, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, 25 मेरे को रिड्यूस करना है। मेरे को रिड्यूस कितना करना है सर, 25% ऑफ ₹100। कौन से टाइम पीरियड के लिए, उस टाइम पीरियड के लिए जिसमें कि मैं बेकार बैठा हुआ था, मैं आउटपुट टैक्स ले नहीं सकता था अपने कस्टमर से। तो 100 माइनस 25, ₹75 का मुझे
नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। यहां देखना क्या है, यहां देखने वाली बात यह है कि हुए तो सिर्फ 13 महीने ही है, लेकिन एक महीने की वजह से भी ये नेक्स्ट क्वार्टर जो है एप्लीकेबल हो गया। बस ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास में जो था, इस तरीके से हम कैपिटल गुड्स की भी बात कर लेते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के। तो सोचने वाली क्या बात है कि सर हमारे पास में हमने सीखा क्या कि एक पर्सन जो कि एक पर्सन, ये रहा बना हुआ है सेक्शन 18 का, मैंने सीखा क्या, मैंने सीखा ये सेक्शन 18 ये बोलता है कि अगर कोई कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर सप्लाई के अंदर आ जाता है, एक सेकेंड, हाँ जी, कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर सप्लाई में आ जाता है या फिर वो आ जाता है एग्जम्प्ट सप्लाई से टैक्सेबल सप्लाई में, तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो मिल जाता है गुड्स पे हर तरीके का और कैपिटल गुड्स पे उस तरीके का, जैसे कि अभी हमने सोचा है, ठीक है जी, देखा है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है रिवर्सल। अब रिवर्सल किस तरीके से होता है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को भी, लेकिन उससे पहले हमें कुछ कॉमन पॉइंट्स देखने होंगे। कॉमन पॉइंट बहुत ही इजी है, कॉमन पॉइंट में कुछ नहीं है खास, इसके अंदर बस यही बताया गया है कि जिन भी चीज़ों का आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं इन सिचुएशंस के अंदर जो अभी हमने पढ़ी, उसका आपको 30 दिनों के अंदर अंदर, मतलब यहाँ लिखा हुआ है उनकी डिटेल्स आपको 30 दिनों के अंदर अंदर जो है बतानी ज़रूरी है, जिनका कि आप आईटीसी ले रहे हैं। फर्निश द डिटेल ऑफ इनपुट या फिर कैपिटल गुड्स हेल्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द बिकमिंग एलिजिबल ऑफ अवेलिंग आईटीसी, यानी कि आपको ये 30 दिनों के अंदर अंदर बताना है। यानी कि जैसे आप कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल सप्लाई के अंदर आ गए थे, रेगुलर सप्लाई के अंदर आ गए थे, तो आपको 30 दिनों के अंदर अंदर बताना पड़ेगा कि आपने पीछे जो थी चीज़ें क्या खरीदी थी, उनके ऊपर ही आप आईटीसी ले सकते हैं। नंबर 2, आपने ये जो इनवॉइसेज है ना, ये 1 साल के अंदर अंदर इशू कर दिए हों, ठीक है जी। आपने ये इनवॉइसेज जो थे उन्हीं के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं जिनके इनवॉइसेज आपने पिछले 1 साल के अंदर जो है बना दिए थे। और नेक्स्ट है कि अगर आपकी अगर आपका जो क्या नाम है आईटीसी क्लेम है वो 2 लाख रुपए से ऊपर है, तो आपको सीए से या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट से जो है वो अपना सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं स्पेशल सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू रिवर्सल ऑफ आईटीसी। रिवर्सल ऑफ आईटीसी क्या है, ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। सर अपोजिट कैसे है? अपोजिट सिंपल, देखो पहले वाले केस के अंदर क्या था, आप कंपोजिशन से रेगुलर सप्लाई में आ रहे थे या एग्जाम सप्लाई से टैक्सेबल सप्लाई में आ रहे थे। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप कर रहे हो सर, एक पर्सन है जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है, नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन है, और वो स्विच कर रहा है कहाँ पे, कंपोजिशन लेवी के अंदर। या फिर एक ऐसा पर्सन है जो कि टैक्सेबल सप्लाई से एग्जम्प्ट सप्लाई में स्विच कर रहा है, यानी कि आज से पहले जो ये सप्लाई दे रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको टैक्सेबल रखा हुआ था, लेकिन आज के बाद में ये एग्जम्प्ट सप्लाई मानी जाएगी। तो ये वो 2 केसेस हैं, उसके रिवर्सल। पिछले वाले केस में क्या था, पिछले वाले केस में ये था आप कंपोजिशन से रेगुलर में आ रहे हो, यहां पे आप रेगुलर से कंपोजिशन लेवी में आ रहे हो। तो अब सोच करके देखो, जब आपने कोई भी चीज खरीदी होगी, आप कंपोजिशन स्कीम में थे, ठीक है जी, आपने कोई टैक्स पे किया, लेकिन इस टाइम पीरियड के अंदर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट, सॉरी कंपोजिशन नहीं, आप रेगुलर स्कीम में थे,
आप रेगुलर स्कीम में थे, ठीक है, आप क्या थे, रेगुलर स्कीम में थे, और रेगुलर स्कीम में आप आईटीसी ले रहे थे नॉर्मली, और आज के बाद आप कहाँ जा रहे हैं, आप जा रहे हैं अपना कंपोजिशन स्कीम में। तो आज के बाद आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट भी नहीं ले पाएंगे, है ना। ये उस सिचुएशन की बात हो रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्सल करना पड़ेगा उन चीज़ों के ऊपर जो चीज़ों के ऊपर आपने पहले से टैक्स पे कर दिया था और आईटीसी क्लेम कर लिया है, और आईटीसी क्लेम कर लिया है उसका रिवर्सल आपको करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है कि आपको आईटीसी जो है वो रिवर्स करना पड़ेगा, किसके ऊपर, गुड्स के ऊपर। गुड्स कोई भी हो सकती हैं, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड, फिनिश्ड, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कैपिटल गुड्स से रिलेटेड जो है हमारे पास में, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे मंथली है, वहां क्या था, क्वार्टरली था। तो आपने जितना भी जीएसटी पे किया है उसका रिमेनिंग पीरियड जितना भी प्रोपोर्शनेट बचता है ना, उसको आप क्या करेंगे सर, रिवर्सल करेंगे प्रोपोर्शनेटली। देखो ये कैसे निकल करके आएगा, जीएसटी पेड और आईटीसी अवेल कर लिया था आपने, आपने जीएसटी पे किया था और आईटीसी अवेल किया था। अब इसकी लाइफ कितनी थी सर, 60 मंथ्स थी, ठीक है, डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग पीरियड इन द मंथ। तो प्रोपोर्शनेट आपको क्या करना पड़ेगा, मंथली के हिसाब से वापस करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। एज ऑन द डेट ऑफ प्रिसीडिंग द डेट व्हेन रजिस्टर्ड पर्सन सीजेस टू बी चार्ज आउटवर्ड टैक्स, यानी कि जिस दिन से उसने आउटवर्ड टैक्स लेना बंद कर दिया था उस दिन से जितना भी रिमेनिंग टाइम पीरियड बचेगा जो कि 60 मंथ्स में होने जा रहा था, उसका आपको क्या करना पड़ेगा सर, रिवर्सल करना पड़ेगा, उसका आपको रिवर्सल करना पड़ेगा, ठीक सर, ओके। अब क्या होता है, ये तो एक चीज हमने पढ़ ली, ये तो एक चीज हमने पढ़ ली। आइए इस चीज को यहां देखते हैं। ये देखिए जो मैंने बोला है वो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, आप इसको डायग्रामेटिकली बना भी सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो मैंने अभी बताया था, रेगुलर स्कीम में थे, आईटीसी अलाउड हुआ था, और आज हम क्या हुए, आज हम रेगुलर या टैक्सेबल से कंपोजिशन स्कीम या फिर एग्जम्प्ट सप्लाई के अंदर आ गए। 60 मंथ का हमारे पास में टाइम पीरियड था, तो इतना आईटीसी, मान लो 5 लाख रुपए आईटीसी था, डिवाइड किया 60 मंथ से, और कुछ महीनों बाद यानी कि जब इसके 2 महीने बच गए तो हमने क्या नाम है, अपने आप को स्विच कर लिया कंपोजिशन स्कीम में, या फिर हम एग्जाम सप्लाई के अंदर आ गए। तो उन 2 महीने के ऊपर जितना भी बनेगा, ये प्रोपोर्शनेट है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये प्रोपोर्शनेट अमाउंट है, ठीक है, उतना हमारे को वापस करना पड़ेगा, आईटीसी का रिवर्सल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जिसके के अंदर रिवर्सल ऑफ आईटीसी होता है। तो सर अभी तक भी आप रिवर्सल ऑफ आईटीसी ही बता रहे थे, हाँ मैं रिवर्सल ऑफ आईटीसी बता रहा था इससे पहले के केस के अंदर, जब हमारे पास में एक रजिस्टर्ड पर्सन स्विच कर जाता है कंपोजिशन स्कीम में नॉर्मल सप्लाई से या फिर टैक्सेबल सप्लाई से एग्जम्प्ट सप्लाई में। लेकिन अब मैं बता रहा हूं आपको रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन केस जहां पे कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है, यानी कि मान लीजिए किसी भी वजह से आपका रजिस्ट्रेशन जो था वो कैंसिल हो गया, तो आज तक के जितने भी बेनिफिट आप ले रहे थे उसको रिवर्स करना पड़ेगा ना। तो हम ये कहते हैं सर कि जितना भी आपका क्या नाम है, आप रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद से लेकर के कैंसिलेशन होने तक जो भी आपका आईटीसी था आप ले रहे थे वहां तक तो ठीक है, लेकिन जो रिमेनिंग हो गया है, रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए बचा हुआ है, और आज के बाद आप एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, एज अ रजिस्टर्ड पर्सन ही नहीं है, तो आप इसको आईटीसी को, रिमेनिंग टाइम पीरियड को आप क्या करेंगे, माइनस करके उसको रिवर्स कर देंगे। तो देखिए इसको क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है जितना भी आपने जीएसटी पे किया था, ठीक है जी, और उसका आईटीसी आपने लिया था,
उसको 5% पर क्वार्टर के हिसाब से और पार्ट ऑफ क्वार्टर के हिसाब से माइनस करने के बाद जितना भी बच जाता है वो आप क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे इन केस ऑफ कैंसिलेशन। इन केस ऑफ कैंसिलेशन देखिए कई बार बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है अपने दिमाग में। सिंपल सी चीज है कि जब हमारे पास में कोई भी पर्सन कंपोजिशन से रेगुलर सप्लाई में आ रहा हो, ठीक है जी, या फिर एग्जम्प्ट से टैक्सेबल सप्लाई में आ रहा हो, तो कंप्यूटेशन जो है इन दोनों केसेस के अंदर क्वार्टरली होगी। ठीक है, इनका वाइसा वर्सा होता है, यानी कि रेगुलर सप्लाई से कंपोजिशन के अंदर आता है, या फिर टैक्सेबल सप्लाई से एग्जम्प्ट सप्लाई में आता है। तो जो रिवर्सल ऑफ आईटीसी होगा वो मंथली बेसिस पे होगा। ठीक है जी। और नंबर 3, अगर कोई पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन से कैंसिलेशन की तरफ आता है, यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, तो भी आप क्या करेंगे, इसको क्वार्टरली करेंगे। ठीक है जी। क्योंकि अच्छा बहुत सी चीज़ों में, बहुत से केसेस के अंदर यहाँ पे मंथली भी किया हुआ है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल के अंदर इसको क्वार्टरली बेसिस पे ही किया हुआ है, तो आप इसको क्वार्टरली बेसिस पे ही करेंगे। तो ये 3 चीज़ों का आप जो है वो ख्याल रखेंगे। ठीक, इसके अंदर मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक वैसा ही है, मतलब रिवर्सल हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब आइए इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। इसका एक डायग्राम देख लेते हैं, जैसा कि हर पॉइंट पे मैं बना ही देता हूँ और बता ही देता हूँ। तो ये रहा हमारे पास में, हाँ ये रहा थर्ड पॉइंट का। मान लीजिए आप एक रजिस्टर्ड पर्सन थे, आपने परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स किया, आपने जीएसटी पे किया और आईटीसी आपका अलाउ बहुत अच्छे से चल रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 60 मंथ होने से पहले, यानी कि 20 क्वार्टर्स होने से पहले यहाँ पे क्या हो गया, आपका कैंसिलेशन हो गया। यहाँ आपका क्या हो गया सर, कैंसिलेशन हो गया। अब जो कैंसिलेशन हुआ है इस डेट पे, तो आपका बचा हुआ कोई टाइम पीरियड है, मान लीजिए आपके पास में कोई भी आप टाइम पीरियड ले लीजिए, उस पे आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो था वो कैंसिल हो गया। तो आज के बाद जितना भी यहाँ से यहाँ तक, जितना भी यहाँ से यहाँ तक बचा हुआ आपका आईटीसी है, जिसको कि आप ऑलरेडी क्लेम कर रहे थे या फिर कर सकते थे, तो आप क्या करेंगे सर, उसका रिवर्सल कर देंगे। आप उसका रिवर्सल कर देंगे। तो आप क्या करेंगे सर, जीएसटी पेड माइनस 5% पर क्वार्टर के हिसाब से और पार्ट ऑफ क्वार्टर के हिसाब से आपने क्या कर देना है सर, उसका रिवर्सल कर देना है। सिंपल है ये। ठीक, अच्छा अब नेक्स्ट चलते हैं एक और केस पे। देखो कभी कभी क्या होता है, हम लोग चीज़ों को बेच देते हैं। मतलब मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया और 60 मंथ्स का उसके ऊपर आईटीसी का टाइम पीरियड मुझे मिला था, लेकिन 60 मंथ से पहले ही मैंने उसको क्या कर दिया सर, बेच दिया। तो अब इस केस में भी मेरे को रिवर्सल करना पड़ेगा आईटीसी का। अब उसको किस तरीके से करते हैं, ध्यान से देखना। जब मैं इसको बेचता हूं, ट्रांजैक्शनल वैल्यू के अंदर आ जाता है, और बेचने के ऊपर भी मेरे को टैक्स पे करना पड़ता है। तो रूल ये कहते हैं कि टैक्स ऑन ट्रांजैक्शनल वैल्यू और टोटल जीएसटी पेड -5% पर क्वार्टर, जितना भी हमने माइनस करना है, रिवर्सल करना है, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे थे। मतलब ये कैलकुलेशन तो इसमें करनी ही है। उसको कंपेयर किससे करना है, टैक्स ऑन ट्रांजैक्शनल वैल्यू के ऊपर।
इन दोनों में से जो भी हायर होगा उसका रिवर्सल किया जाएगा। इन दोनों में से जो भी हायर होगा उसका रिवर्सल किया जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अच्छा जी, ये देखिए यहां पे इसको इस तरीके से बनाया गया कि मान लीजिए आपने कोई कैपिटल गुड्स परचेज किए थे, जीएसटी आपने पे किया था और आईटीसी आपको अलाउड था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपने चीज को बेच दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो रिमेनिंग टाइम पीरियड का आईटीसी है उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। आप कैसे करेंगे, जीएसटी पेड -5% पर क्वार्टर, जितना भी टाइम यहाँ पे बचा हुआ था हर क्वार्टर के लिए 5%, या फिर जितना आपने टैक्स पे किया है ट्रांजैक्शनल वैल्यू के ऊपर, उसके ऊपर जो भी टैक्स है ट्रांजैक्शनल वैल्यू के ऊपर, उन दोनों में से जो भी हायर होगा वो क्या हो जाएगा सर, वो हमारा अमाउंट रिवर्सल हो जाएगा। यहाँ पे हायर को याद रखना, हायर को याद रखना। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लॉक क्रेडिट। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंदर ये आता है और इसके अंदर कहा क्या जाता है, ध्यान से सुनिएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। आज तक हमने क्या पढ़ा कि जो आप चीज़ें परचेज करते हो उनके ऊपर आपको आईटीसी अलाउड होता है, आईटीसी अलाउड ऑन परचेजेस। ठीक है जी, फिर हमने आज पढ़ना है कि वैसे तो जनरल रूल ये कहता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड होता है हर परचेजेस के ऊपर, लेकिन नो आईटीसी अलाउड ऑन सम परचेजेस। ठीक है सर, यानी कि आप मुझे ये कहेंगे सर ये ऊपर वाले रूल की एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है किसकी, नंबर 1 यानी कि जनरल रूल की। अब क्या हो अगर मैं नंबर 3 पॉइंट लिख दूं कि ऑल्दो आईटीसी इज नॉट अलाउड इन सम परचेजेस, तो आईटीसी इन चीजों के ऊपर नॉट अलाउड था, लेकिन इन सम सर्कमस्टांसेस, इन सम सिचुएशन आईटीसी जो है वो इनके ऊपर भी अलाउड है। अरे सर ये क्या कहना चाहते हो आप, यानी कि नंबर 3 नंबर 2 की एक्सेप्शन है। नॉर्मल रूल क्या कह रहा है, नॉर्मल रूल कह रहा है कि ना आपको आईटीसी अलाउड है परचेजेस पे, उसकी एक्सेप्शन क्या कह रही है, सर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं है कुछ परचेजेस के ऊपर, लेकिन कहते हैं कि अगर कुछ सर्कमस्टांसेस हों तो इनके ऊपर भी आईटीसी अलाउड हो जाएगा जिनके ऊपर जनरली अलाउड नहीं था। तो ये हमें पढ़ना है ब्लॉक क्रेडिट के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, ये हमारे को समझना है। ठीक है जी, ये इसको यहां से हटा देता हूं, देखिएगा मेरे साथ में। सबसे पहला है मोटर कार, डायग्रामेटिकली इसीलिए बनाया जाता है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपके पास में कोई मोटर कार या कोई व्हीकल है जिसको कि आप पैसेंजर के लिए यूज करते हैं, पैसेंजर के लिए यूज करते हैं या फिर गुड्स के लिए यूज करते हैं, अगर आप मान लीजिए गुड्स के लिए यूज करते हैं उस मोटर कार को या फिर व्हीकल को, तो इसके ऊपर आईटीसी अलाउड है, हमें कुछ सोचना ही नहीं है इसके बारे में। तो चाहे इसका कोई भी यूज हो रहा हो, आप इसको अगर गुड्स के लिए यूज करते हैं तो सर ये आपका जो है वो अलाउड है आईटीसी के लिए हमेशा। अब पैसेंजर के बारे में सुनेंगे। अगर आपके पास में कोई पैसेंजर व्हीकल है जिसकी की सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर 13 से कम है या फिर 13 तक है, तो इसके ऊपर आईटीसी अलाउड नहीं है। यानी कि आपकी गाड़ी एक पैसेंजर कार है, उसके ऊपर आपकी सीटिंग कैपेसिटी मान लीजिए आपके पास में i10 है, 5 की सीटिंग कैपेसिटी है उसके अंदर, तो 13 से कम है, इसके ऊपर आईटीसी अलाउड नहीं होगा, इसके ऊपर आईटीसी अलाउड नहीं होगा। लेकिन
उसी पैसेंजर कार या फिर व्हीकल की अगर सीटिंग कैपेसिटी जो है वो है 13 तक तो इसके ऊपर आईटीसी इसी की अगर सीटिंग कैपेसिटी जो है वो 13 से ज्यादा है, मोर देन 13 है, तो आपका जो आईटीसी जो है वो अलाउड हो जाएगा, चाहे आप इसका कोई भी यूज कर रहे हो, सर बाकी सब तो ठीक है, हमें समझ में आ गया, लेकिन ये बताइए ये कुछ भी यूज कर रहे हो का मतलब क्या है। देखिए आपके पास में पैसेंजर कार है तो हो सकता है आप उसको अपने एम्प्लॉय के लिए यूज कर रहे हो या फिर सेल्फ यूज कर रहे हो, तो दोनों ही बातें हो सकती हैं, इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि कोई भी यूज कर रहे हो। तो एक बार फिर से देखते हैं इसको, कि अगर आपके पास में मोटर व्हीकल है, गुड्स के लिए आप इसको यूज करते हैं तो इसका आईटीसी अलाउड है। पैसेंजर कार अगर आपके पास में है या फिर पैसेंजर व्हीकल है आपके पास में जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 है तो आईटीसी अलाउड नहीं है। अब देखो यहाँ पे आईटीसी अलाउड नहीं है और 13 से ऊपर की सीटिंग कैपेसिटी है तो आईटीसी अलाउड है, ये बात ठीक है। तो हमें किसको पकड़ना है, जनरल रूल के अंदर क्या आ गया, जनरल रूल के अंदर आ गया सर ये आईटीसी अलाउड है, ठीक है जी। और हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रूल के अंदर क्या आ गया, इसके ऊपर आईटीसी अलाउड नहीं है, यानी कि जनरल रूल के अंदर तो ये दोनों आ गए, और सेकंड पॉइंट के अंदर जो हमने सेकंड पॉइंट लिखा था ना कि ये नहीं आएंगे, इनके ऊपर आईटीसी अलाउड नहीं है। अब थर्ड पॉइंट को देखना जरा, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, वैसे तो इनके ऊपर आईटीसी अलाउड नहीं है लेकिन अगर कुछ सर्कमस्टांसेस होंगे ना, अब वो क्या सर्कमस्टांसेस हैं, लिखा गया है इनके ऊपर जिन मोटर व्हीकल की सीटिंग कैपेसिटी 13 से कम थी, जिन मोटर व्हीकल्स की सीटिंग कैपेसिटी 13 से कम थी उनके ऊपर भी आईटीसी अलाउड हो जाएगा सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। क्या कंडीशंस है, नंबर 1 जो फर्दर सप्लाई होनी चाहिए ना वो सेम होनी चाहिए, यानी कि ये जो BMW कार है, मान लो BMW कार की सीटिंग कैपेसिटी क्या है सर, 13 से कम है और ये आगे सप्लाई की जा रही है किसको, BMW डीलर को, यानी कि जिसका काम करते हैं, जिस चीज के लिए काम करते हैं उसी के लिए सप्लाई की जा रही है। तो हम क्या कहते हैं, अगर BMW से BMW ही जनरेट की जा रही है, मतलब सेम क्या नाम है उसकी कैटेगरी के अंदर, तो ये जो है हमारे पास में ये इसका आईटीसी अलाउड हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस यूज आ गया ना, यहाँ बिजनेस यूज आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर आप ऐसी गाड़ी का कैब की तरह से यूसेज कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए, तो भी इसका आईटीसी अलाउड है। देखो यहाँ पे भी बिजनेस यूज आ गया। और तीसरा, अगर आप इसको एज अ ड्राइविंग स्कूल के लिए यूज कर रहे हैं तो भी 13 से कम कैपेसिटी की जो गाड़ी आपके पास में है वो क्या है सर, वो हमारे पास में अलाउड है आईटीसी के लिए। अब आप एक बात बताओ, आईटीसी किस पे मिलता है, आईटीसी मिलता है उस चीज के ऊपर जिसका कि मैं बिजनेस यूज कर रहा होता हूं। तीनों के अंदर बिजनेस यूज है, तो आप क्या कहेंगे सर, ये तीनों पॉइंट अगर इन तीनों में से कोई भी पॉइंट होता है तो हमारे पास में आईटीसी अलाउड होगा। ये क्या है, हमारे स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं जिसके अंदर की इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड ना होते हुए भी इस कैटेगरी को इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ किया गया, ठीक है सर। नेक्स्ट चलते हैं, वेसल या एयरक्राफ्ट। देखिएगा, वेसल या एयरक्राफ्ट के लिए कहा गया कि अगर आपका कोई स्पेसिफाइड पर्पस है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, कौन सा वाला, यही जो मैंने अभी बताया था, तो आईटीसी आपका अलाउड है। कौन सा बताया था मैंने, ये 3 कंडीशन, यानी कि वेसल और एयरक्राफ्ट से वेसल और एयरक्राफ्ट, हाँ जी आईटीसी अलाउड है, ठीक है जी। और पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसे यूज किया जा रहा है, बिल्कुल अलाउड है। और अगर एयरक्राफ्ट का यूज आप ड्राइविंग स्कूल की तरह कर रहे हैं तो भी अलाउड है इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है जी। तो हम क्या कहते हैं, वेसल या एयरक्राफ्ट है तो इन्हीं सर्कमस्टांसेस में आपका आईटीसी अलाउड है, ठीक है जी। और इसके अलावा अगर आप वेसल या एयरक्राफ्ट का कोई भी यूज कर रहे हैं तो
आपका आईटीसी अलाउड नहीं है, आपका आईटीसी अलाउड नहीं है। अच्छा, अब सुनना जरा ध्यान से। आपने जनरल इंश्योरेंस की सर्विसेज ली है, सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस, कोई भी जनरल इंश्योरेंस आपने ले लिया कार इंश्योरेंस से रिलेटेड जैसे, ठीक है जी। तो सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस या फिर सर्विसिंग की सर्विस या फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज विद रिस्पेक्ट टू किन से रिलेटेड, कोई मोटर कार व्हीकल से, एयरक्राफ्ट से और वेसल से, ठीक है जी। इनसे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, यानी कि हमने मोटर कार को, एयरक्राफ्ट को या वेसल को, जो अभी हमने ऊपर कैटेगरी पढ़ी थी ना, उनकी बात कर रहे हैं। उनको हमने क्या दिया है, उनको हमने सर्विस दी है किसकी, जनरल इंश्योरेंस की, सर्विसिंग की सर्विस दी है, या फिर हमने रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज दी है इनको, ठीक है। तो उस केस में आईटीसी का क्या होगा, क्या आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर ब्लॉक के अंदर आएगा, ये हमारे को देखना है। देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, कहता है आपने जिसके ऊपर आईटीसी अलाउड नहीं था, सोचने वाली बात है, मतलब जिन जिन केसेस के अंदर अभी हमने पढ़ा ना कि किन किन केसेस के अंदर, जैसे हमने बोला अभी अदर्स के अंदर आईटीसी अलाउड नहीं था। तो ये मैं पीछे जाता हूं एक बार, ये देखो मैं किसकी बात कर रहा हूं अब थर्ड पॉइंट के अंदर, जिनके पास में आईटीसी अलाउड नहीं था, ठीक। अच्छा, तो मैं क्या बोलता हूं, जिनके पास में नॉर्मल आईटीसी अपनी वजह से ही अलाउड नहीं था, उसके ऊपर सर्विस के ऊपर भी आईटीसी अलाउड नहीं होगा। यानी कि सोचो, उन 3 केसेस को छोड़ करके किसी और केस में आईटीसी अलाउड नहीं था, किसके ऊपर, वेसल के ऊपर, मोटर कार के ऊपर और अपना जो है एयरक्राफ्ट के ऊपर। तो जिसका नॉर्मल आईटीसी अलाउड नहीं है, उसका जनरल इंश्योरेंस के ऊपर, सर्विसिंग के ऊपर और रिपेयर के ऊपर भी पे किया गया आईटीसी अलाउड नहीं होगा। ठीक है सर, ये बात समझ में आई। अच्छा, आगे चलता हूं। आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है इन रिस्पेक्ट टू मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट और वेसल ऑन विच आईटीसी अलाउड, जिनके ऊपर आईटीसी अलाउड था, उनकी इन फैसिलिटीज पे भी आईटीसी अलाउड होगा। ठीक है, इन पे भी अलाउड होगा। ओके, अब सोचो कि कोई ऐसा मोटर कार व्हीकल या फिर एयरक्राफ्ट वेसल कुछ भी था जो कि यूज किया गया था, नंबर 1 मैन्युफैक्चरर ऑफ सच मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट और वेसल, या फिर और टैक्सेबल पर्सन एंगेज इन फर्दर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यानी कि जैसा अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना, बीएमडब्ल्यू से बीएमडब्ल्यू, ठीक है, या फिर कोई भी बिजनेस के अंदर, उनकी बात कर रहे हैं। तो उनके अंदर आईटीसी नॉर्मली अलाउड था, हाँ सर अलाउड था, नॉर्मली अलाउड था, तो इन सर्विसेज का आईटीसी भी अलाउड हो जाएगा, इन सर्विसेज का आईटीसी भी अलाउड हो जाएगा। ठीक, ओके। अच्छा जी, इसके अलावा जो बचते हैं उसके ऊपर आईटीसी अलाउड नहीं है। यानी कि आपको क्या देखना है, सिंपल सी बात है, जिन मोटर व्हीकल्स का, एयरक्राफ्ट का, वेसल का नॉर्मल आईटीसी अलाउड नहीं है, उनको इन सर्विसेज के ऊपर भी आईटीसी अलाउड नहीं होगा। ओके, और जिनका अलाउड है उनका इन सर्विसेज के ऊपर, सर्विसेज या फिर इंश्योरेंस, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, इन चीज़ों के ऊपर भी, इन सर्विसेज के ऊपर भी आईटीसी अलाउड हो जाएगा। लेकिन एक्सेप्शनली जिनका आईटीसी अलाउड किया गया था ऊपर 2 पॉइंट्स के अंदर, उनका यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस भी अलाउड हो जाएगा, उनका मेंटेनेंस, सर्विसिंग, सब चीज़ों के ऊपर आईटीसी अलाउड हो जाएगा, और इसके अलावा जो बचे हुए उसके ऊपर कोई भी आईटीसी अलाउड नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए कंपनी परचेज कार फॉर ओन बिजनेस पर्पस, अपने बिजनेस पर्पस, ए कंपनी परचेज ए कार फॉर बिजनेस पर्पस, आईटीसी नॉट अलाउड। मतलब कि आप ये मत सोचना कि बीएमडब्ल्यू से बीएमडब्ल्यू का मतलब हो गया, यहाँ पे ये लिखा हुआ है नहीं। मान लो मैंने क्या किया, मैंने एक गाड़ी खरीदी, गाड़ी खरीद करके अपने एम्प्लॉय को दे दी, उस केस की यहाँ पे बात हो रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास में ब्लॉक्ड सर्विस के अंदर
फूड एंड बेवरेज, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ। अब सोच करके देखो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है सर? खाना, केटरिंग मतलब कि जैसे शादी में होता है, फूड एंड बेवरेज, आउटडोर केटरिंग, कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट, ठीक है जी, इनकी बात हम कर रहे हैं। हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, ठीक है जी, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो किसी एक पॉइंट के ऊपर जाकर के मैं इनको कंबाइन नहीं कर सकता हूँ। आप इनको क्या करेंगे सर? आप इनको याद करेंगे। तो मैं किन सर्विसेज की बात कर रहा हूँ? फूड एंड बेवरेज की, आउटडोर केटरिंग की, ब्यूटी ट्रीटमेंट की, हेल्थ सर्विसेज की, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी की, और लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की। मैंने सबको मर्ज कर दिया क्योंकि इनके ऊपर रूल्स जो थे वो सेम थे, ठीक है। अब जरा पढ़ते हैं कि क्या होगा, क्या होगा, आईटीसी कब अलाउड होगा। सिंपल सी चीज़ है, आपको ये देखना है। मान लीजिए मैं फूड एंड बेवरेज को ही उठा लेता हूँ अपने पास में। फूड एंड बेवरेज को मैंने उठाया, मैंने कहीं से, मतलब मान लो मैंने यहाँ लिखा हो रसगुल्ला खरीद कर रसगुल्ला बेचना, इसका मतलब समझाता हूँ। देखो क्या हुआ कि मान लीजिए हमारे पास में, मान लीजिए मैं एक पर्सन हूँ, मैं खाना सप्लाई करता हूँ, मेरा केटरिंग का काम है, ठीक है जी, मेरा केटरिंग का काम है, ठीक है। तो मैं खाना प्रोवाइड करता हूँ। अब खाने के अंदर है ना दो चीज़ें आती हैं, एक तो आता है खाना और एक आता है मीठा। लास्ट में मीठा सप्लाई करता हूँ मैं, यानी कि आपका क्या नाम है जो है वो डेजर्ट्स, ठीक है। अब मैं डेजर्ट सप्लाई कर रहा था, मेरा जो डेजर्ट था ना वो अच्छा नहीं था। मैंने बाहर से कहीं से ना सर्विसेज ली, मैंने इस पर्सन से डेजर्ट्स की सर्विसेज ली, ये मुझे मीठा सप्लाई करता है, और इस मीठे को मैं अपने लिए या अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करने के लिए नहीं लेता हूँ। ध्यान रखना, अगर मैंने इससे जो मिठाई खरीदी उसको खुद कंज्यूम कर लिया या फिर अपने एम्प्लॉयज़ के अमंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो उसके ऊपर ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होंगे। हाँ, अगर मैंने इससे कोई सप्लाई ली और फर्दर आगे अपने कस्टमर को सप्लाई दी, ये कौन था मेरा? ये मेरा कस्टमर था, ठीक है जी। मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं मीठा बनाऊं, मैं सिर्फ खाने पे कंसंट्रेट करता था और मीठा बाहर से ले लेता था, ठीक है। तो इस केस में मेरे को आईटीसी अलाउड हो जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल होना चाहिए। अपने मन से सोचो, मन भी यही कह रहा है, बिल्कुल होना चाहिए सर। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे बिजनेस पर्पस दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? रसगुल्ला खरीदा लेकिन बेचने के लिए, ठीक है, तो आईटीसी अलाउड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, हम ना कंपोजिट सप्लाई दे रहे होते हैं, ये कंपोजिट सप्लाई का ही केस है। मतलब फर्स्ट केस में मैंने क्या बोला कि मैंने रसगुल्ला खरीदा, मीठा खरीदा और आगे मीठा ही सप्लाई कर दिया तो अलाउड है। कभी कभी खाने के साथ में मीठा सप्लाई किया तो भी अलाउड है। हाँ सर, मीठा तो जा ही रहा है ना आगे, ठीक है, डिजर्ट्स तो जा ही रहे हैं ना आगे, तो तब भी अलाउड होगा, बिजनेस पर्पस है, ठीक है। और अगर किसी मिक्स सप्लाई के अंदर या विद गिफ्ट, एज अ गिफ्ट मैंने क्या नाम है कोई भी चीज़ भेजी है तो उसके ऊपर भी आईटीसी अलाउड होता है। जैसे कि आपके पास में होते हैं ना कई ऑफर्स, बाय वन गेट वन फ्री, तो वो जो सेपरेट वाला वन फ्री वाला होता है, क्या उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर, उसके ऊपर भी मिलेगा। तो यहाँ पे चाहे सेम कैटेगरी हो, चाहे कंपोजिट सप्लाई हो, चाहे मिक्स सप्लाई हो, सबके ऊपर आईटीसी अलाउड होता है। सिर्फ बिजनेस पर्पस यहाँ पे देखा जाता है कि हमने जो दिया है, जो सर्विस ली है, उसका हम व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इन्हीं सर्विसेज के बारे में, अब ये मान लीजिएगा कि ब्यूटी ट्रीटमेंट ले करके आगे ब्यूटी ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, ऐसा का इसका मतलब क्या है कि बाहर से किसी ब्यूटिशियन को बुला रहा हूँ और आगे अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा हूँ। कुछ मार्जिन खुद रख रहा हूँ और कुछ अपने ब्यूटिशियन को पे कर रहा हूँ। इसी तरीके से है, सारे के सारा इसी तरीके से ही देखा जाएगा। अच्छा, अब मैंने क्या बोला, मैंने सेकंड पॉइंट पे देखिएगा, गवर्नमेंट हैज मेड इट ऑब्लिगेशन फॉर एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड दीज सर्विसेज, आईटीसी अलाउड। सर अभी तो आप मना कर रहे थे। हाँ, मैं मना कर रहा था। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। ये मेरा एम्प्लॉय था, ये मेरा एम्प्लॉय था, ध्यान से सुनना, और मैं इसको अपना
एक कार फैसिलिटी दे रहा था, कार फैसिलिटी दे रहा था। तो अब कार फैसिलिटी क्या है सर, मेरा ये अच्छा एम्प्लॉई है, मैं इसको कार फैसिलिटी दे रहा हूँ, या फिर इसकी जो पोस्ट है वो काफ़ी अच्छी है और उसके लिए ये एलिजिबल है, तो मैंने इसको कार फैसिलिटी दी। ओके सर, क्या इसके ऊपर मेरे को आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन सोचो, गवर्नमेंट ने क्या बोला, वुमेन सेफ्टीज को देखते हुए, कोई मेरी विमेन एम्प्लॉयज़ थी, ठीक है जी, इनको देखते हुए मुझे बोला गया कि 7 बजे के बाद अगर आपकी शिफ्ट ख़त्म होती है तो आपको इनको कैब फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये ना कंपल्शन है, ये कंपल्सरी है। अगर कंपल्सरी बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने किसी चीज़ को, उसके ऊपर आईटीसी अलाउड हो जाएगा, ये लिखा है यहाँ पे। और इन अदर केसेस आईटीसी अलाउड इन सर्विसेज से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे कैब फैसिलिटी नहीं था ऊपर, बावजूद उसके मैंने यहाँ पे लिखा, मतलब मान लीजिए आप कैब फैसिलिटी को रिप्लेस कर दीजिए, आप कैब फैसिलिटी को रिप्लेस कर दीजिए किससे? फूड फैसिलिटी से। मतलब सोचो, मैंने बाहर से फूड सप्लाई ली, अपने एम्प्लॉयज़ को दी, आईटीसी अलाउड नहीं है। बाहर से फूड सप्लाई ली और कंपलसरी है कि मुझे ये फैसिलिटी अपने एम्प्लॉय को देना ही देना है, गवर्नमेंट ने बना रखा है, तो आईटीसी अलाउड है, अदरवाइज नहीं। इन एनी अदर केसेस आईटीसी इज नॉट अलाउड। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास में रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट या वेसल। हम इन्हीं के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? हाँ सर, पड़े हुए हैं तो पड़े हुए हैं। तो अगर मैं रेंटिंग या हायरिंग करता हूं किसके लिए? मोटर व्हीकल के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए या वेसल के लिए। तो अगर सिंपल सी चीज है कि अगर इसके ऊपर आईटीसी पहले अलाउड था तो इस रेंटिंग और हायरिंग के ऊपर भी जो टैक्स पे किया उसके लिए आईटीसी अलाउड होगा। लेकिन अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट या वेसल पे है जिनके ऊपर की आईटीसी अलाउड नहीं था, तो आईटीसी अलाउड नहीं होगा रेंटिंग पे भी। अब नॉर्मली, ये तो नॉर्मल बात हो गई, हमने क्या बोला फर्स्ट पॉइंट के अंदर? हाँ जी, आईटीसी अलाउड होगा, जिनके ऊपर आईटीसी मिलता है उनके ऊपर, इन सर्विसेज के ऊपर, रेंटिंग और हायरिंग के ऊपर भी आईटीसी मिल जाएगा। फिर हम क्या कहते हैं? एक्सेप्शन, मतलब इनके ऊपर नहीं मिलता, नॉट अलाउड। लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है? एक्सेप्शनली जिनके ऊपर नहीं मिलता उनके ऊपर भी मिल जाएगा। वो क्या कंडीशंस है? एक्सेप्शन है सर, रेंटिंग और हायरिंग के ऊपर भी आईटीसी मिल जाएगा। आईटीसी ऑन रेंटिंग और ऑफ मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट, वेसल on which ITC is not allowed can be allowed if conditions of 4A is satisfied। कंडीशंस क्या है? आइए पढ़ लेते हैं। देखो, एक सेकेंड, हाँ चलो, कंडीशन के वे में ही, एग्जाम्पल के वे में ही कंडीशन यहाँ नहीं लिखी हुई प्रॉपर। देखो जी, इस चीज को समझते हैं। मतलब वो 4A की कंडीशन वही वाली हैं जो ऊपर क्या नाम है हमने पढ़ी थी, ठीक, स्पेशल जो सरकमस्टांस हमने पढ़े थे। तो देखो, इसके लिए अब एग्जांपल देखते हैं। मतलब वही जो BMW से BMW और इंपोर्टिंग ऑफ कार, यानी कि बिजनेस स्कूल, ट्रांसपोर्ट स्कूल की तरह से लेना, वही वाली चीज़ें। तो यहाँ पे ना एग्जांपल ले रखे हैं हमने। ABC लिमिटेड ने ना हायर की बस फॉर टेकिंग एम्प्लॉय ऑन टूर, ठीक है जी, तो आईटीसी क्या है? अलाउड है। ABC लिमिटेड ने हायर की इनोवा, देखो मैंने ना बस बोला है यहाँ पे, बच्चे है ना सिर्फ एम्प्लॉय के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, मैंने ना बस बोला है। बस की सीटिंग कैपेसिटी क्या है? 13 से ऊपर है ना, ठीक है ना सर। मिनी बस भी तो हो सकती है, नहीं, मैं यहाँ पे क्या मान के काम कर रहा हूँ? सीटिंग कैपेसिटी 13 से ऊपर है। बस हायर की है, एम्प्लॉयज के लिए अलाउड है सर, आईटीसी अलाउड है।
जो भी टैक्स पे करूंगा आईटीसी मिल जाएगा। एबीसी लिमिटेड ने हायर किया इनोवा, 13 से कम की कैपेसिटी है, आईटीसी अलाउड नहीं है, ठीक है। और एबीसी लिमिटेड ने हायर किया एक इनोवा, ठीक है, तो आईटीसी ब्लॉक्ड था फॉर गिविंग इट रेंट टू अदर कंपनी। तो ये क्या हो गया, बिजनेस पर्पस के लिए लिया है। देखो इधर समझो, ये एबीसी कंपनी है, ठीक है, ये एक स्कूल है। स्कूल ने बोला कि आप हमें ना कैब्स दे दीजिए, 600 कैब्स दे दीजिए। अब एबीसी कंपनी के पास में ना 500 कैब्स ही थी सिर्फ, तो ये क्या करेगा, 100 कैब्स की आउटसोर्सिंग करेगा। ये फैसिलिटी इसने ली है अपने एम्प्लॉयज को देने के लिए नहीं, आगे अपने कस्टमर को देने के लिए। तो यहाँ पे इसका जो 100 कैब्स का आईटीसी है वो भी इसको मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट 100 कैब्स का मिल जाएगा, ठीक है जी, ओके, क्योंकि इसने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया था। अगर बस अपने एम्प्लॉय के लिए ले रहा है तो आईटीसी अलाउड है। वो 13 वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि आप 13 वाला पॉइंट ध्यान ना रखें, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी, ओके। अब ध्यान से सुनना आगे। नेक्स्ट है हमारे पास मेंबरशिप, एक सेकेंड इसको हटा दूं। मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ या फिटनेस सेंटर, ट्रैवल बेनिफिट टू एम्प्लॉय, ठीक है जी। मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर या फिर ट्रैवल बेनिफिट टू एम्प्लॉय, ठीक। तो इसके लिए क्या बोला गया है, इसके लिए ये बोला गया कि अगर, अभी हमने पढ़ा था ना कि अगर गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी बना रखा है तो आईटीसी अलाउड है। बस यही लिखा हुआ है यहाँ पे भी कि इन सर्विसेज को अगर गवर्नमेंट ने मैंडेटरी बना रखा है तो आईटीसी अलाउड है, और किसी और केसेस में आईटीसी अलाउड नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा, अब अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, प्लांट एंड मशीनरी है या प्रॉपर्टी है, तो आईटीसी अलाउड है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड है प्लांट एंड मशीनरी के केस में, क्योंकि दिखाई देता है हमारे को प्लांट एंड मशीनरी हम कहां पे यूज करेंगे, अपने बिजनेस में ही यूज करेंगे, है ना, ठीक है सर। लेकिन अगर ये जो प्लांट एंड मशीनरी है, अगर ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यूज हो रहा है, देखो यहां क्या लिखा हुआ है, इफ सच वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज इज यूज्ड एज इनवर्ड सप्लाई फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई ऑफ द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, तो आईटीसी अलाउड है। इसके अंदर भी क्या है, बिजनेस पर्पस ही है, भाई मैं कहीं से प्लांट एंड मशीनरी परचेज करके लेके आया, उसको यूज कर रहा हूं अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, यानी कि अपने कस्टमर की नीड्स पूरी करने के लिए, यानी कि अपने कस्टमर को प्रोवाइड करने के लिए सर्विसेज, तो आईटीसी अलाउड है, बिजनेस पर्पस है, दिखाई दे रहा है। लेकिन किसी और केसेस के अंदर आईटीसी अलाउड नहीं है, आईटीसी अलाउड नहीं है। आइए इस चीज को ना एग्जांपल से देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ वैल्यू ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कैपिटलाइज, आईटीसी अलाउड टू ऑल रिसिपिएंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द यूज ऑफ बिजनेस। एग्जांपल से एलएनटी है, डीएलएफ है, ठीक है जी, लार्सेन एंड टर्बो, ठीक है, कंपनी का नाम है। एलएनटी और डीएलएफ का बहुत घनिष्ठ रिश्ता है, लेकिन इस चीज को अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो एलएनटी ने वर्क कॉन्ट्रैक्ट दिया किसको, डीएलएफ को, ठीक है जी, मतलब कि सर्विसेज ली डीएलएफ ने एलएनटी की, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स की, और आगे प्रोवाइड की किसको, एबीसी को, ठीक। तो आईटीसी ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज अलाउड, आईटीसी ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज इज अलाउड। क्यों, क्योंकि सर मैं आगे अपने कस्टमर को, डीएलएफ जो है आगे अपने कस्टमर को सेम सर्विसेज दे रहा है, बिजनेस पर्पस है, तो आईटीसी अलाउड होना चाहिए।
अच्छा, अब एबीसी के बारे में देख लें जरा। एबीसी के बारे में, वैसे तो हमारा पॉइंट यहीं पे खत्म हो जाता है कि हम डीएलएफ की बात करते हैं। एबीसी कंपनी है, वो यूज करती है बिल्डिंग फॉर प्रोवाइडिंग टैक्सेबल कोचिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर देने के लिए आगे, मतलब डीएलएफ ने जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लिया था एबीसी के लिए, एबीसी कंपनी ने उस बिल्डिंग को किस तरीके से यूज किया, उसने कोचिंग सर्विसेज, तो यहां पे आईटीसी अलाउड नहीं है। यानी कि अगर एबीसी कंपनी भी आगे फर्दर कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कर लेती किसी और कंपनी के लिए, तो उसको भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता। यानी कि सेम वही, जैसे अभी हमने देखा था ना रसगुल्ला खरीद करके रसगुल्ला बेचने वाला, सेम सेम होगा, अलाउड है। यहाँ पे अब टैक्सेबल कोचिंग सर्विसेज आ गया, तो यहाँ पे आईटीसी अलाउड नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास में एग्जाम्पल कि देखो एक्स ने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लिया, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, तो आईटीसी अलाउड है। एग्जाम्पल 2 में वही बात लिखी हुई जो फर्स्ट में थी। और अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है, यानी कि यहां किसकी बात कर रहा हूं मैं, एबीसी कंपनी की बात कर रहा हूं, इधर किसकी बात कर रहा था, क्या नाम है, डीएलएफ कंपनी की, अदर टैक्सेबल सर्विसेज के लिए दिया हुआ है, तो आईटीसी ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज इज नॉट अलाउड, इसके ऊपर अलाउड नहीं है। बस इसको यहीं पे ध्यान रखना है, इतना ही ध्यान रखना है कि अगर अपने कस्टमर को सेम सर्विसेज दे रहे हो आईटीसी अलाउड है, सेम सर्विसेज नहीं दे रहे हो, अदर टैक्सेबल सर्विसेज दे रहे हो, तो सर वो आईटीसी अलाउड नहीं है। ओके, अच्छा जी। ये सिक्स्थ का ही अब जो हम करेंगे ना, पार्ट ए था, अब पार्ट बी करेंगे। देखना जरा इधर ध्यान से। इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि इनवर्ड सप्लाई ली है किसने, रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन ने ली है। कंस्ट्रक्शन किस चीज का कर रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो प्लांट एंड मशीनरी है, कुछ सोचना ही नहीं है, आईटीसी दे देना है। अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ ओन बिल्डिंग है, अपनी बिल्डिंग के लिए यूज कर रहा है, फाइनल कस्टमर है, आईटीसी मिलेगा क्या, नहीं सर, आईटीसी नहीं मिलेगा। चाहिए इसके अंदर अपना ऑफिस ही क्यों नहीं बना लेता। ठीक है जी। फॉर कंस्ट्रक्शन नॉट ओन, फॉर कंस्ट्रक्शन नॉट ऑन ओन अकाउंट, अपने अपने लिए नहीं लेकिन अपने क्लाइंट के लिए कर रहा है, तो आईटीसी अलाउड है। बेसिकली हमें बिजनेस पर्पस देखने हैं, बिजनेस पर्पस है तो ठीक है, बिजनेस पर्पस नहीं है तो आईटीसी इसका ब्लॉक हो जाएगा, नहीं मिलेगा आईटीसी। इफ द वैल्यू ऑफ सर्विसेज इज नॉट कैपिटलाइज, तो आईटीसी अलाउड है। ठीक है ना, कैपिटलाइज नहीं होती ना, कैपिटलाइज ना होने का मतलब क्या है, आप सोच करके देखो एक मिनट के लिए। आप कोई क्या नाम है, मर्सिडीज बेंज बनाने वाली कंपनी हो, तो मर्सिडीज बेंज आपके लिए कैपिटलाइज वैल्यू थोड़ी है, वो तो आप अपना एक फिनिश गुड्स तैयार कर रहे हो, आप उसके मैन्युफैक्चरर हो। वही बीएमडब्ल्यू या फिर वही मर्सिडीज बेंज जो है किसी और के पास जाती है, उसके लिए वो कैपिटलाइज चीज बन जाती है। लेकिन आपके लिए तो क्या है, वो कैपिटलाइज चीज नहीं है, वो क्या है, आप उसी का व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए असेट की तरह से यूज नहीं हो रही, बिजनेस पर्पस की तरह यूज हो रही है। तो बस यही देखना है यहाँ पे कि हमारे पास अगर बिजनेस पर्पस है तो आईटीसी अलाउड है, बिजनेस पर्पस नहीं है, ओन कंस्ट्रक्शन के लिए किया था, तो तब तो हमारे पास में क्या हो गया था, ये हमारी कैपिटलाइज वस्तु बन गई थी, इस वजह से आईटीसी ब्लॉक हो गया था। ठीक सर, अब देखिएगा, एक सेकेंड, ओहो एक सेकेंड है ना बच्चों, ये स्क्रीन पे, हाँ हाँ जी, अदर पॉइंट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, इनवर्ड सप्लाई बाय, इनवर्ड सप्लाई बाय कंपोजिशन डीलर फॉर पर्सनल कंजम्पशन फॉर टैक्स पेड एज अ रिजल्ट ऑफ इवेजन ऑफ टैक्स, जो है हमारे पास में, देखो क्या लिखा हुआ है, इनवर्ड सप्लाई बाय कंपोजिशन डीलर फॉर पर्सनल कंजम्पशन, जैसे कि गुड्स का लॉस्ट होना, स्टोलन, डिस्ट्रॉय,
राइट ऑफ होना, गिफ्ट या फिर सैंपल की तरह से अगर हम बांट देते हैं इन चीज़ों को, ठीक है, तो उसके अंदर आईटीसी जो है अलाउड नहीं है। अच्छा, एक सेकेंड, बी पार्ट के अंदर हमने इसको पढ़ लिया। अच्छा जी, इन तीनों केसेस के ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, ऊपर वाले में जो लिखा हुआ है ये, ओके, ये जो लिखा हुआ है नहीं मिलेगा। अच्छा, अब सुनिएगा, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ठीक है जी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के अंदर बहुत ही सिंपल सा है कि आईटीसी बाय नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एक्सेप्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात नहीं कर रहे, ठीक है, एक्सेप्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो टैक्स पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, हाँ जी अलाउड है, और अदर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर सर्विसेज के लिए टैक्स पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, आईटीसी इसका ब्लॉक्ड है, नहीं मिलेगा, ठीक है जी, और टैक्स अगर पे किया गया है ऑन अदर इनवर्ड सप्लाई तो भी आईटीसी ब्लॉक्ड है। यानी कि हम क्या कहेंगे, अगर कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है और उसने टैक्स पे किया है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के ऊपर, तो हम उसको जो है आईटीसी अलाउड कर देंगे, बाकी और किसी केस में अलाउड नहीं करेंगे, ओके। अच्छा, अब प्रोसीजर देख लेते हैं एक बारी कि जो हमारे पास में आईटीसी होता है उसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं। सपोज केस नंबर 1 में कि मेरा जो आईजीएसटी है, सबसे पहले मैं लेता हूं आईजीएसटी को, सबसे पहले मैं लेता हूं आईजीएसटी को, और आईजीएसटी का जो क्रेडिट है वो बड़ा है, इज हायर देन आईजीएसटी रिसीव्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास में आज जितना भी आईजीएसटी है वो आईजीएसटी लाइबिलिटी के अगेंस्ट जो है वो एडजस्ट होगा पहले, मतलब कि हम क्या करेंगे, हमने जो रिसीव किया, ये मैंने जीएसटी पे किया और ये जीएसटी रिसीव किया। अब अगर रिसीव किया है वो है कम और जो पे किया था वो है ज़्यादा, क्रेडिट है ज़्यादा, तो अभी क्रेडिट बचा हुआ होगा ना, तो वो पहले तो किस में लग जाएगा, पहले तो रिसीव वाले से एडजस्ट होगा, फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी, इसकी कोई प्रोपोर्शन नहीं है, स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन नहीं है कि वो कहाँ जाएगा, तो जो बचा हुआ आईजीएसटी का क्रेडिट है वो आप क्या करो 50-50 बांट दो दोनों में। ऑल्दो ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि 50-50 बांटो, 100 0 भी कर सकते हो, 90 10 भी कर सकते हो, लेकिन मैं क्या कहता हूं आप इसको 50-50 कर दो, तो 50-50 हमने इसको जो है बांट देना है, ओके, ठीक है जी। तो ये वाला पोर्शन हमने कर लिया, ध्यान से सुनना एक बार फिर से कि जो हमारे पास में आईजीएसटी का हमारे पास में आईटीसी है, आईजीएसटी का आईटीसी है, इसको हम फर्स्ट अगेंस्ट आईजीएसटी ही एब्जॉर्व करवाएंगे, फिर जो बचा हुआ है उसको कहाँ डाल देंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी में, किसी प्रोपोर्शन में नहीं बोला गया, बावजूद उसके हम इसको 50-50 ही बांट देते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास में आईजीएसटी, आईटीसी ऑफ सीजीएसटी और आईटीसी ऑफ एसजीएसटी। याद रखना, आईटीसी ऑफ सीजीएसटी किसके अगेंस्ट एडजस्ट होगा, लाइबिलिटी ऑफ सीजीएसटी के अगेंस्ट, ये एसजीएसटी से एब्जॉर्व नहीं होता, इससे एडजस्ट नहीं होता। यानी कि मान लीजिए आपका
सीजीएसटी का कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है, आईटीसी पड़ा हुआ है, तो पहले वो एडजस्ट हो जाएगा जितना आपने आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया है सीजीएसटी के अंडर, और उसके बाद जो बचा हुआ है ना वो एसजीएसटी में नहीं जाता, कभी भी नहीं जाता, एसजीएसटी में नहीं जाता। यानी कि सीजीएसटी एसजीएसटी में नहीं जाएगा और एसजीएसटी सीजीएसटी में नहीं जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। ठीक है जी। तो अगर आपके पास में नंबर 1 केस हमने ये कर लिया था, नंबर 2 कर लिया, नंबर 3 अगर आपके पास में एसजीएसटी होता है तो वो एडजस्ट होता है लाइबिलिटी ऑफ एसजीएसटी के अगेंस्ट, और उसके बाद में लाइबिलिटी ऑफ सीजीएसटी के अगेंस्ट एडजस्ट कभी नहीं होता। देखो क्रॉस लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक, तो नेट शेल में हमने क्या बोला, रूल क्या है कि अगर हमारे पास में आईजीएसटी जो है वो आईजीएसटी लाइबिलिटी से ज़्यादा है, आईजीएसटी का आईटीसी जो है, आईटीसी ऑफ आईजीएसटी इफ ग्रेटर देन लाइबिलिटी ऑफ आईजीएसटी, तो ये पहले एग्जॉस्ट होगा आईटीसी ऑफ आईजीएसटी के अगेंस्ट, उसके बाद में सीजीएसटी और एसजीएसटी में एडजस्ट हो सकता है, लेकिन वहाँ इसके आगे ये नहीं जा सकता, मतलब 50-50 कर सकते हो। और दूसरी चीज़ हमने क्या देखी, सीजीएसटी का होगा तो सिर्फ सीजीएसटी में एडजस्ट होगा, एसजीएसटी का होगा एसजीएसटी में एडजस्ट होगा, एक दूसरे को ये क्रॉस नहीं करते। केस नंबर 2, जहां पे आईटीसी ऑफ आईजीएसटी की लाइबिलिटी जो है आईटीसी ऑफ आईजीएसटी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है आईजीएसटी का वो लेस देन टैक्स लाइबिलिटी ऑफ आईजीएसटी से कम है, मतलब कि उससे कम है। यानी कि अभी हमारे को आईजीएसटी की लाइबिलिटी जो है वो फर्दर और पड़ी हुई है, तो अब इसको बचाने के लिए कौन आएगा, सिंपल सी बात है, जितना आईटीसी है आपके पास में उसको आप एडजस्ट कर दो, आईटीसी ऑफ आईजीएसटी को एडजस्ट कर दो लाइबिलिटी ऑफ आईजीएसटी के अगेंस्ट। अभी भी कुछ लाइबिलिटी बची हुई है, तो जो आपके पास में आईटीसी था सीजीएसटी का और एसजीएसटी का, उसके अगेंस्ट ये एडजस्ट हो जाएंगे। यानी कि अगर आपके पास में इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है सीजीएसटी का और एसजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो ये आईजीएसटी की टैक्स लाइबिलिटी को एडजस्ट करने के लिए काम आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, मैं बोलना ये चाहता हूं कि आईजीएसटी का आईटीसी सबके लिए यूज होता है। किसके लिए, आईजीएसटी के लिए, सीजीएसटी के लिए और एसजीएसटी के लिए। लेकिन ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं आईजीएसटी का रिलेशनशिप सीजीएसटी और एसजीएसटी के साथ में अच्छा है। ओके सर, अब नंबर 1 बात हो गई ये, नंबर 2 बात हम थर्ड वाले को ही कर लेते हैं। ठीक है, कि हमारे पास में क्या है, अब सीजीएसटी है, ये एडजस्ट होगा पहले किस में, सीजीएसटी में, ये एडजस्ट होगा सीजीएसटी में और फिर आईजीएसटी में अगर जरूरत है तो, मतलब सीजीएसटी भी आईजीएसटी की हेल्प करने को तैयार है। और इसी तरीके से एसजीएसटी है, पहले एडजस्ट होगा एसजीएसटी से, अगर फालतू है तो आईजीएसटी से भी, मतलब ये दोनों भी आईजीएसटी की हेल्प करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं, इस चीज़ को ख्याल रखिएगा। तो मान लीजिए आपके पास में सीजीएसटी है, ठीक है, और सीजीएसटी सीजीएसटी से हो रहा है और एसजीएसटी ने इससे हेल्प मांगी तो इसने मना कर दिया नहीं। इसी तरीके से जब सीजीएसटी ने एसजीएसटी की हेल्प नहीं की तो एसजीएसटी क्यों करेगा, तो एसजीएसटी के पास में क्रेडिट था वो एडजस्ट हो गया एसजीएसटी से। अब सीजीएसटी ने
इसको बोला कि सर मेरे को कभी हेल्प की अगर ज़रूरत हो, तो SGST बोलता है आपने मेरी हेल्प नहीं की थी, मैं भी आपकी हेल्प क्यों करूं। ये है सिंपल, ये प्रोसीजर है हमारे पास में टोटल नेट शेल में। तो ये इसके साथ ही हमारा जो है चैप्टर इनपुट टैक्स क्रेडिट ख़त्म हो जाता है। आप लोगों से नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात होगी।